नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और चीन में उनका पहला दिन बेहद एक्टिव रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृहनगर शियान से शुरू हुई यात्रा में दोनों नेताओं ने इसको काफी पर्सनल टच देने की कोशिश की है। दोनों नेताओं के बीच शुरुआती द्विपक्षीय वार्ता में जो निजी तौर पर भी हुई, उसमें ट्रेड और निवेश बढ़ाने, सीमा विवाद जैसे मसलों पर भी बातचीत की गई है। ऐसे में अब नजरें इस बात पर हैं कि कल बीजिंग में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा प्रॉपर बायलैटरल बातचीत के बाद, उसमें क्या बातें दोनों नेता कहने वाले हैं। क्या दोनों देश सीमा विवाद को पीछे रखकर, अलग हटा करके कारोबार बढ़ाने पर जो बातचीत करना चाहेंगे वो कितनी कामयाब होगी, कितनी आगे बढ़ेगी। क्या मोदी चीन को और वहां की कंपनियों को मेक इन इंडिया के लिए मना पाएंगे। इन्हीं मसलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गेटवे हाउस के सीनियर फेलो राजऋषि सिंघल और वीआईपी इंडस्ट्री के चेयरमैन दिलीप पीरामल। साथ ही शियान से मेरी सहयोगी तमन्ना इनामदार दत्ता भी जुड़ी हैं। थोड़ी देर में ही पूर्व डिप्लोमेट जी पार्थसारथी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तमन्ना इनामदार से। तमन्ना, एक तरह की सांस्कृतिक डिप्लोमेसी की, कल्चरल डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई है। आज का दिन दरअसल लोगों को, दोनों देशों के लोगों को छूने की कोशिश है। टेराकोटा म्यूजियम गए मोदी जी, डेशिंग शांग मंदिर गए, वाइल्ड गूज पगोड़ा भी गए। इन सब चीजों के पीछे क्या खास बात है, क्या खास मैसेजिंग है? टेराकोटा म्यूजियम की अहमियत इसलिए है क्योंकि इस पूरे ट्रिप की शुरुआत हुई है एक चीनी कल्चर के इतिहास से, और चीन और भारत दोनों प्राचीन कल्चर्स हैं। वहां एक बॉन्ड निकल कर आया है। टेराकोटा म्यूजियम पर मोदी जी ने एक नोट भी लिखा कि वो बहुत इंप्रेस हुए किस तरह ये 2200 साल पुरानी एक हेरिटेज साइट को प्रिजर्व किया गया है। वाइल्ड गूज पगोड़ा भी उनके एजेंडा पर है और यहां पर एक इंडियन लिंक सीधे तौर पर निकल कर आता है। जो मंक है शेंसवान, वो एक बहुत पुराने लिंक है 13 AD में भारत और चीन के बीच में, और वो आए थे भारत और यहाँ भारत से बुद्धिस्ट टेक्स्ट वो लेकर गए थे चीन। उस समय की हिस्ट्री भी उन्होंने लिखी है। तो एक अच्छे स्वीट नोट पर शुरुआत हुई है। इस बीच काम की बात भी हुई है। आज शांक्सी गेस्ट हाउस में मोदी जी और शी जिनपिंग मिले हैं और वहां पर एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रहा है जिसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है, लेकिन एक टोन जरूर सेट हुआ है कल के पूरे आइटनरी के लिए। तमन्ना, ये जो दोनों नेता मिले हैं, इनकी पर्सनल केमिस्ट्री किस तरह से काम कर रही है और कैसी दिख रही है? नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था कि मोदी जी का स्वागत सबसे पहले शियान में हो रहा है। शांक्सी प्रोविंस की राजधानी है शियान, जिससे लगाव है शी जिनपिंग का। वो अपनी होम टाउन इसको मानते हैं और ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है क्योंकि आमतौर पर जब फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं तो उनका स्वागत बीजिंग में होता है। हालांकि ये सवाल जरूर उठाया गया था कि मोदी जी का स्वागत करने शी जिनपिंग नहीं गए। वो उनसे पहली बार शांक्सी गेस्ट हाउस में मिले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि शी जिनपिंग रूस के 5 दिन के दौरे पर रहे हैं। बेलारूस से वो सीधे यहाँ पर आ रहे हैं और फिर मोदी जी से मिल रहे हैं। अगर उनकी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इस हिसाब से है कि दोनों नेताओं में काफी समानताएं हैं। दोनों स्ट्रांग पर्सनैलिटीज माने जाते हैं जिन्हें बहुत अच्छी पॉपुलर बैकिंग है अपने देशों में, और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये जो रिश्ता है जो इतने सालों से काम रहा है लेकिन एक तरह से स्थगित रहा है, उसमें अगर कोई बड़ी मूवमेंट करनी है तो ये दोनों नेता उसे करने के लिए बिल्कुल सही जगह पर है। उनके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन जो मुझे सेंस मिल रहा है यहाँ लोगों से बात करके और सूत्रों से बात करके कि जो सबसे बड़ा इरिटेंट है चीन और भारत के रिश्तों के बीच में, वो है टेरिटोरियल इशू, सीमा विवाद वगैरह वगैरह, साउथ चाइना सी में उनकी एक्सपेंशन। उस पर ज्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू होना मुश्किल नजर आ रहा है। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री पर फोकस होगा क्योंकि दोनों देश ये भी समझते हैं कि सीमा विवाद अपनी जगह पर है लेकिन दोनों इकोनॉमीज को बढ़ने के लिए एक दूसरों की जरूरत है और इस पर उनका ज्यादा ध्यान रहेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। आइए यहाँ सिंघल साहब, आपसे पहली बात तो ये करूंगा मैं कि जिस प्रकार का एटमॉस्फेरिक दिख रहा है, मोदी जी का बयान आया है कि ये मेरा पर्सनल सम्मान नहीं है जो मुझे यहाँ सम्मान मिला है, ये भारत का सम्मान है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट पे जाना नहीं जाना मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बीजिंग के बाहर चीनी नेता अपने विजिटिंग डिग्नेटरीज से रेयरली मिलते हैं और मोदी जी से मिलने के लिए राष्ट्रपति आए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर पिछला जो प्रोटोकॉल था उसमें चाइनीज प्रीमियर और भारत के प्रधानमंत्री को एक लेवल पे माना जाता था। यहां चाइनीज प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। कितनी सिग्निफिकेंस आप देखते हैं इन बातों में? बहुत, आपसे बिल्कुल सहमत हूं संजय जी। इसमें बहुत सिग्निफिकेंस है, अहम बात है, क्योंकि शुरुआत हो रही है जिनपिंग के होम टाउन से, जहां उनका अपना डेरा है, जहां उनका अपना कंफर्टेबल जोन है, वहां से शुरू कर रहे हैं। और एक तरह से ये रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनको स्वागत किया था अहमदाबाद में, वहां उनकी बहुत ये की थी, अतिथि सम्मान दिया था उनको। तो एक तरह से ये रेसिप्रोकेशन भी है और ये भी एक सिंबॉलिक जेस्चर है, क्योंकि ये एक कल्चरल लिंक तैयार करता है। हम तो बॉर्डर विवाद और बाकी सब चीजों पर बहस करते रहेंगे, वो सब अहम चीजें हैं, लेकिन पहली शुरुआत अगर हम कल्चरल लिंक से करें, अगर हम सांस्कृतिक लिंक से, ऐतिहासिक लिंक से, परंपरा से जुड़ें, तो वो एक अटूट बंधन सा बन जाता है और वहीं से शुरुआत हो रही है। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है कि हम एक फाउंडेशन लेकर रहे हैं। तो क्या ऐसा कह सकते हैं? देखिए, ये कह देना कि इसी से सारे बड़े ठोस आउटकम होंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस प्रकार के हमारे रिश्तों में कॉम्प्लेक्सिटीज रही हैं, उसको देखते हुए जो अभी तक सिंबलिज्म बोलिए, जेस्चर बोलिए, जो सामने आ रहे हैं, वो एक बात बताते हैं कि यहां से भारत और चीन का रिश्ता एक नए टर्निंग पॉइंट के पर पक्के तौर पर आ रहा है। इस यात्रा के बाद एक नई जर्नी तो शुरू होगी। एकदम बिल्कुल, ये लंबा सफर है संजय जी, ये एक दिन दो दिन का सफर नहीं है, ये लंबा सफर है और इसमें आस्ते आस्ते कदम उठाने पड़ेंगे, एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो पहले की जो आशंका थी, जो संदेहजनक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, उसको हटाना पड़ेगा। वो 62 साल का जो ऊपर वो डार्क क्लाउड्स थे, उसको हटाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आस्ते आस्ते कदम उठाने पड़ेंगे और वो कदम उठ रहे हैं। तो अभी दो डिसिसिव लीडर्स हैं, दो पावरफुल लीडर्स हैं, तो इन दोनों के बीच ये संभव हो सकता है और इसीलिए ये दोनों मिलकर बात कर रहे हैं और इसमें काफी प्रोग्रेस नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो बॉर्डर का विवाद है वो एक दिन में सॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ इतनी बात कर लेनी है कि जैसा आपने कहा कि जो ट्रस्ट की कमी है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरफ एक मैकेनिज्म के तहत बात करना शुरू कर दें और बॉर्डर पे कुछ नया ना करें। इतना ही करने की जरूरत है, आत्मविश्वास बढ़ना पड़ेगा। जी पार्थसारथी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पार्थसारथी साहब, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा सवाल यह है कि अभी तक जितनी गर्मजोशी सामने आई है, जो एटमॉस्फेरिक्स हैं, इसको देख करके ही अगर अनुमान निकालना हो कि कल जो बाकायदा बातचीत होगी उसमें क्या आउटकम होगा, इस पर आपका गेस क्या है? देखिए, चीन जो है लोगों की जैसे कि मेहमान नवाजी या हॉस्पिटैलिटी में बहुत ही सामने आगे बढ़ चुका है। मैं इसी सियान को गया था 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ जी। तो तब कहा गया था कि रिश्तों में एक मोड़ आ रहा है क्योंकि 30 साल बाद वो पहले समिट था। हाँ, कुछ संबंध बेहतर हुए, बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई, सीमा विवाद पर कुछ आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ चीन जब शक्तिशाली बनता गया और हम जरा पीछे रह गए, क्योंकि जब हम गए थे वहां बराबर का तुलना था, अब चीन देखिए 5 गुना बढ़ गया है हमसे ज्यादा। तो चीन जो है शक्तिशाली है, अपनी शक्ति को पहचानता है। जहां तक सीमा विवाद की बात हो, चाहे वो सागरी सीमा हो या जमीनी सीमा हो, उनके एक आक्रामक रुख अपनाया है चीन ने कुछ सालों से, खासतौर पर सागरी सीमा पर। जी। गहरे मतभेद हैं 9 पड़ोसियों के साथ जिनके साथ सागरी सीमा पर चीन के। जी। तो एक किस्म का जिसे अंग्रेजी में असर्टिवनेस कहते हैं जी, वो आ गया है उनके सोच विचार में और उनके कूटनीति में। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मोदी साहब ने बहुत ही अच्छा इनका स्वागत किया
गुजरात में। साथ में जब वो आए तो सीमा पर भी घुसपैठ हुआ, तनाव बढ़ा। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम बातचीत, उसके बावजूद बातचीत की प्रक्रिया को आगे ले जा रहे हैं जी। लेकिन चीन के साथ एक बात याद रखना चाहिए, चीन दूसरे देशों का शक्ति का आदर करता है। अगर हमारे आर्थिक प्रगति की गति बढ़े, अगर हम उन दूसरे देशों के साथ संपर्क और बेहतर हो, ताकि एक किस्म के संतुलन या बैलेंस बन जाता पूरे एशिया में जी, तो तब संबंध बेहतर होंगे जी। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए और साथ साथ हमारी जो रक्षा के जो क्षमता है जी, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जी। पार्थसारथी साहब, आप थोड़ा इसी पर और समझाएं, क्योंकि हम लोगों में जो बात इस वक्त चल रही है या जो कमेंट्री आती है वो ये है कि मोदी जी भी इस बार जिस तरीके से जा रहे हैं या भारत ने जो अपनी एक पोजीशन बनाई है उसको देखते हुए चीन के साथ हम भी एक खास तरह के आत्मविश्वास या कहिए थोड़ा असर्टिवनेस के साथ जा रहे हैं। यानी क्या ये अर्थ निकालना मुनासिब होगा कि भले ही व्यक्तिगत बातचीत में औपचारिक तौर पर नहीं, लेकिन मोदी जी ये कह रहे होंगे कि देखिए आपकी जो पाकिस्तान से दोस्ती है उसमें हमको चिंता है और कुछ इश्यूज हैं, और देखिए तिब्बत का भी मसला है जिस पर हम चाहते हैं कि हम लोग प्राइवेटली बात कर लें, और देखिए आपके यहां स्लो डाउन है लेकिन हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत मौका है और आपकी तो इसमें बड़ी ज्यादा एक्सपर्टीज है, तो आइए हम लोग कारोबार को बढ़ाते हैं। क्या वो इस प्रकार का जो आपने कहा कि ताकत को पसंद करता है तो चीन, क्या हमारी वो ताकत है कि उनकी डिप्लोमेटिक लिस्ट में प्रायोरिटीज में हम बहुत ऊपर आ जाएंगे इस यात्रा से? हम अगले 10 साल के लिए 8 या 9% की गति से आगे चलें। अगर हम हमारी सीमा क्षमता को बढ़ाएं, अपनी रक्षा क्षमता को, तो जरूर चीन के साथ माहौल बदल सकता है। लेकिन फिलहाल जो हम परिस्थिति ये है, हमारा हर संभव प्रयास ये रहना चाहिए कि तनाव ना रहे और जहां तक सहयोग हो सके उसे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। आइए, दिलीप पीरामल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चीन के साथ इनका काफी संबंध है, कारोबारी रिश्ते हैं। दिलीप सर, आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगा, जो बात पार्थसारथी साहब ने कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई देश हमारे साथ कैसे बर्ताव करेगा ये काफी कुछ हम पर निर्भर है, और उसकी सिंपल कसौटी, सिंपल परीक्षा यह है कि अगर आप 8-9% से ग्रो करने के लिए हिंदुस्तान के भीतर माहौल बना सकें तो क्यों नहीं सारी दुनिया के देश आपके साथ इंगेज होना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का बाजार है। ऐसे में इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस यात्रा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियलिस्टिकली? देखिए, यात्रा से तो एक संबंध अच्छे होते हैं और एक गुडविल जेस्चर होता है। यात्रा इटसेल्फ से इतना ज्यादा क्या हो सकता है, और वो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ कि भाई हम ऐसा, हम आपका समर्थन कर रहे हैं, आपसे मतलब हम सहयोग चाहते हैं, तो गुडविल होता है। एक यात्रा से तो कुछ होता नहीं है। और जो कारोबार होता है वो तो अपने मेरिट पे होता है। अगर आपका मेरिट है आपके, तो वही मैं समझना चाह रहा था कि क्या पिछले 1 साल में इतनी डिप्लोमेटिक यात्राओं के बाद और हिंदुस्तान में जो मोदी की सरकार ने काम किया उसके बाद कुछ ऐसा माहौल बना है कि चीनी बिजनेस और चीनी डिसीजन मेकर हिंदुस्तान के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर विचार करेंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करने पर हमारी बात को समझेंगे और दरअसल यहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे? ये तो है। इससे तो देखिए पॉजिटिव तो होता ही है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो एक तरह से एम्फसाइज करते हैं कि हमारे देश में क्या है, और देश की छवि बढ़ती तो है ही। लेकिन ये सब एक सिंबॉलिक जेस्चर है। जब प्रैक्टिकल आपके पास ऑन द ग्राउंड अच्छा मतलब स्ट्रेंथ हो तो ये सब कर सकते हैं। और वो वास्तविकता तो है ही ना कि भाई आज भारत उन्नति कर रहा है और सबसे मतलब विश्व का दूसरा आबादी का देश है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो उस आधार पे जा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एक यात्रा से ही कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिंबॉलिक भी वो भी आवश्यक तो है ही। सिंघल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस यात्रा के बाद, क्योंकि 20 बिलियन डॉलर का एक एश्योरेंस पिछली यात्रा के दौरान यहां आया था, अब कम से कम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-20 बिलियन डॉलर का सॉलिड इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट अगर हो जाए तो लगेगा कि चलिए एक पहली शुरुआत हो गई। लेकिन जब रिश्ते हमारे बहुत ठंडे भी थे तो भी हिंदुस्तानी कारोबारी कितना काम कर रहे हैं, दुनिया भर के
एप्पल सबसे बड़ी फैक्ट्री अब वहां लगा के काम करता है, और हमारे अपने हिंदुस्तानी मोबाइल कंपनी, इकलौती हिंदुस्तानी मोबाइल कंपनी का भी मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में है। तो जो अभी सरकारों के बीच बातचीत होनी है, उसको देखते हुए हिंदुस्तानी बिजनेस को किस तरह से एक्सपेक्टेशन है कि इस यात्रा से एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और हमारे कंसर्न भी एड्रेस होंगे, क्योंकि उनके इंपोर्ट से भी हम परेशान हैं। तो नेट आउटकम आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पे क्या देखते हैं? तो दो अलग अलग चीज है, निवेश एक है और निर्यात आयात अलग है। निवेश का अगर हम सोचें तो मोदी जी हर देश में जा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि आओ हमारे देश में आप निवेश करो, लेकिन प्रॉब्लम यह है सब आना चाहते हैं, सबको इच्छा है कि आके मैन्युफैक्चरिंग करें भारतवर्ष में, लेकिन उनको पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट चाहिए। उनको देखना है कि पहले भारतीय इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है कि नहीं। भारतीय इंडस्ट्री अभी इतनी दुरुस्त अवस्था है, उनकी डेट इक्विटी रेशियो इतना खराब है कि उनके पास अभी कैपेसिटी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो कहीं एक तो इन्वेस्टमेंट शुरू होना चाहिए, तो शायद सरकार को ही शुरू करना चाहिए। ये भारतमाला की जो बात हो रही है या कहीं और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के थ्रू से अगर भारत सरकार शुरू करती है, फिर बाहर से निवेश आना शुरू होगा। रही आयात निर्यात की बात, ये तो सबको मालूम है कि चीन से हम ज्यादा आयात करते हैं, निर्यात बहुत ही कम है हमारा, और ये सिलसिला प्राय हर देश के साथ है हमारा। कोरिया के साथ भी वही अवस्था है, आसियान के साथ वही अवस्था है। तो एक एक करके देखें तो हम सब जगह हम वहां से आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। तो इसमें एक हमको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये जो हमने ट्रेड पॉलिसी बनाई है, इसमें से कुछ नहीं होगा। हमारी एक ठोस पॉलिसी होनी चाहिए कि हमको कैसे निर्यात बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये भी हमारे अपने घर को खुद को ठीक करने की बात है। एब्सोल्युटली, एकदम हमको अपने घर को मौजूद करना चाहिए, एकदम सटीक से उसको ठीक बनाना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है उसको ठीक करना चाहिए। क्या पार्थसारथी साहब बहुत संभव है कि जब भारत अपने को जाकर के इस प्रकार से सेल करता होगा दुनिया के दूसरे देशों में बड़े नेताओं के साथ, तो वो ये कहते होंगे कि हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपके हिंदुस्तान के भीतर माहौल कितना इनेबलिंग और कितना स्मूथ है कि हम आकर के काम करें। और क्या दरअसल हमारा ये जो कंसर्न है कि हमको पहले अपने घर के अंदर चीजें ठीक करनी है, उसके बाद ही हम इनको दरअसल ठोस तरीके से बुला के यहां कुछ कर सकेंगे? देखिए, मुकाबला देखिए, एक विषय पर देखिए, इंटरेस्ट रेट्स यहां कितने हैं? 10-12% जी, उसे 5 गुना कम है चीन में जी। तो फॉर डूइंग बिजनेस द क्लाइमेट हैज टू बी देयर इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी बात ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी शुड रिमेंबर वी आर 145 इन द वर्ल्ड। यस, तो काफी जब तक हम सुधार नहीं लाते हैं ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन हां, नई सरकार आने के बाद कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन मैं समझता हूं अगर जो चीन का पूंजी निवेश है वो उद्योग में नहीं आएगा। अगर वो ट्रेड डेफिसिट को आप कम करना चाह रहे हैं तो दो उपाय हैं। एक, उस तरह की इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए आप चाइनीज प्रोडक्ट्स पर जो चीन हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे फार्मास्यूटिकल्स पर लगाता है। दूसरी बात ये कि जो हमारी इंडस्ट्री है उनको सहयोग देना चाहिए। अब देखिए, टेक्सटाइल्स में जी चीन बाहर जा रहा है, लेकिन उसका फायदा किसको जा रहा है? वियतनाम और बांग्लादेश, भारत नहीं। क्या हमने उम्मीद की थी? इसके लिए क्या करनी चाहिए? नीति कैसे बदलनी चाहिए? इन चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स पर। हां, चीन चुनौती है, जिस तरह से वो हमारे पड़ोसियों को, पाकिस्तान को परमाणु अस्त्र समेत हर किस्म का सैनिक सहयोग देता है। $46 बिलियन वहां इन्वेस्ट करने वाला है। वो इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानियों को उसके प्यार मोहब्बत से देखता है, इसलिए कि उनके सामरिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है जी। तो जब तक हम ऐसे माहौल ना बनाएं जिससे पूंजी निवेश यहां आए, और मैं समझता हूं कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप ठीक तरह से इनिशिएटिव दें तो इंडस्ट्री आ सकती है उसी इलाके से, कोरिया से, जापान से, ताइवान से। लेकिन आप ताइवान के मंत्री को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, जहां वो हर एक दक्षिण पूर्वी एशिया देश में जाते हैं। तो इन चीजों पर हमें जरा सोच देना चाहिए, जिसे हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं। और उसके लिए
परिवर्तन देश के अंदर जरूर है, बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल। आपने जो कहा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के फ्रंट पे अभी हमारे अंदर काम होना जरूरी है, मोदी जी की उम्मीद इसी पर ज्यादा है कि मतभेद के मुद्दों को दरकिनार तभी रखा जा सकेगा जब कारोबारी रिश्ते, लोगों का आना जाना और हिंदुस्तान का जो सॉफ्ट पावर है, योगा, बुद्धा, गांधी, बॉलीवुड, इनके जरिए एक प्रकार की पॉप डिप्लोमेसी का इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर लें कि उसमें दूसरे तनाव के मुद्दे गौण हो जाएं। कितना रियलिस्टिक है ये होप, पार्थसारथी साहब? देखिए, चीन एक महाशक्ति है जो चाहता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति रहे एशिया में और दुनिया में। तो वो इस चीज का स्वागत नहीं करेगा कि कोई उन्हें मुकाबला करने के लिए आए। इसलिए एक तो विकल्प हमारा है कि दूसरों के साथ सहयोग बढ़ाएं, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका के साथ, कि एक किस्म पावर बैलेंस या एक संतुलन आए एशिया में। ये तो हम कर ही रहे हैं। दूसरी बात यह है, हमें जानना चाहिए कि जब तक हमारी सैनिक क्षमता ये ना हो कि हम अपने ही धरती को की हिफाजत कर सकते हैं, तो कोई आपका आदर नहीं करेगा। ये भी इसी दिशा में हम चल रहे हैं। तो जरूर बातचीत की प्रक्रिया चलनी चाहिए। तो क्या ये समझा जाइए, आपने इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि एक तरफ हमने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्तों को आगे बढ़ाया है, जापान के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ठीक है, चाइना के ठीक जाने के पहले जापान और अमेरिका की फौजी एक्सरसाइज को हमने ज्वाइन नहीं किया, एक अच्छा जेस्चर माना जा सकता है। लेकिन हमको जो अपनी ये ताकत बनानी है, वो ताकत बनाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो चाइना उसको लेकर के स्केप्टिकल नहीं होगा और फिर भी इकोनॉमिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमारे साथ बढ़ता रहेगा। ये सोचना सही है क्या? चीन सिर्फ कम्युनिस्ट देश है, सिर्फ एक भगवान का इज्जत करता है, वो है शक्ति। जी जी। और दूसरी बात, आपने बौद्ध धर्म के बारे में कहा जी, क्या हम बौद्धिक देशों से पर्यटकों के लिए सुविधाएं बना रहे हैं? आर वी बिकमिंग टूरिज्म फ्रेंडली? द आंसर इज नो। आप थाईलैंड जाइए और वहां की सुविधाएं देखिए। क्या उस तरह की सुविधाएं हम टूरिस्ट को बनाने के लिए तैयार हैं? अगेन ये काम हमें ध्यान चाहिए। हमारे सॉफ्ट पावर बुद्धिज्म है, बिल्कुल, लेकिन बौद्धिक धर्म के हर एक तीर्थ स्थान यहां हमारे देश में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दुनिया में 1 बिलियन बुद्धिस्ट हैं। बिल्कुल, वो सुविधाएं उनके लिए नहीं बना सकते क्या? इस मिसाल नहीं बनाया हमने? एशिया के बुद्धिस्ट हमारी आध्यात्मिक शक्ति का फायदा उठाइए। बिल्कुल, आध्यात्मिक शक्ति है जी। पीरामल साहब, फिर बात वहीं आ गई। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट जब कोई सुविधा नहीं है तो बिहार जाते हैं बोध गया के लिए। अगर हम उनको यहां रोकने का इंतजाम कर लें, ये सुविधा बना लें, तो कितना बड़ा फॉरेक्स अर्नर हो सकता है। तो बात वही है कि जिस प्रकार से हम भारत को एक महान शक्ति के रूप में दुनिया के मंच पे रखने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें अपना होमवर्क पहले जरूरी है। और डेफिसिट जो है वो होमवर्क का पहले है। चाइना के साथ ट्रस्ट डेफिसिट दूसरा इशू है। आप इससे सहमत होंगे जो बात मैं कह रहा हूं? दिलीप से है जी जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए पार्थसारथी साहब। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में ये दोनों चीज साथ साथ चल सकते हैं। एक तरफ प्रयास करो कि तनाव ना हो सीमा पर, दूसरी तरफ साथ साथ अपने रक्षा सामग्री को, शक्ति को का और मजबूत बनाना। दूसरी तरफ जब तक आप आर्थिक तरक्की नहीं करें, दुनिया में कोई इसका आदर नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। दिलीप पीरामल साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या कल चीन से जो बातचीत होगी मोदी जी की, उसमें वो सिग्निफिकेंट ढंग से अपना बाजार खोलने के लिए तैयार होगा और उसके बाद हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे? देखिए, अब बाजार तो खोलेंगे, लेकिन जब तक हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं है तो उधर खरीदेगा कौन? सिर्फ नीतियों से कोई निर्यात नहीं होता है जी। जैसे पहले किसी ने कहा कि हम ऐसी नीतियां बनाएं, नीतियों से निर्यात नहीं होता है। हमारे प्रोडक्ट्स हैं वहां कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, उनको उसकी दरकार होनी चाहिए, तो ही वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो पहले आपने उल्लेख किया था कि अभी मोदी जी सब जगह अपना इतना मतलब जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और यात्राएं कर रहे हैं, उससे एक बात तो है कि भारत का वर्चस्व थोड़ा बढ़ तो रहा है। और उससे भी ज्यादा, जैसे अभी यमन में हमने किया, वो जो एयरलिफ्ट की थी जी, तो वो और किसी देश ने भी इतना नहीं किया। उससे बहुत
भारत का वर्चस्व बढ़ा है। अभी नेपाल में सहायता की, उससे भी एक राय कि भी भारत आज एक मेजर पावर है जो ये सब चीजें कर सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे सब कार्यों से बिल्कुल एक फर्क पड़ा है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो राजऋषि, अगर आप इसको कंक्लूड करें तो ये बताएं कि पड़ोसी देशों से बातचीत शुरू की जब प्रधानमंत्री मोदी आए, उसके बाद अमेरिका एक हाई पॉइंट था, फिर जापान और उसके बाद दूसरे देश, और अब ये साल उनका खत्म हो रहा है चीन की बातचीत के साथ, चीन की यात्रा के साथ। कल बड़ी हेडलाइन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दोस्ती, भाईचारा, वार्मथ, वेलकम, यही होगा। हाँ, लेकिन जो सब एजेंडा में बात उठी है अभी, बॉर्डर डिस्प्यूट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, निवेश वगैरह वगैरह, इनके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, मुद्दे हैं जिन पे गौर करना, दोनों नेताएं गौर करेंगे। हाँ, बात करेंगे। एक तो है जैसे अपना मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में प्रेजेंस, एब्सोल्यूट, AIIB और ब्रिक्स बैंक, अमेरिका सेंट्रिक, यहाँ पर शायद दोनों में जुगलबंदी होगी कि ऑल्टरनेट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाए। अमेरिका सेंट्रिक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के सामने चाइना इंडिया किस प्रकार से एक दूसरा आर्किटेक्चर खड़ा करे, ये भी मुद्दा होगा। एक एशियन सेंचुरी की बात हो रही है, तो शायद इस बात पर हम लोग आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं कि क्या चाइना और भारत में ये बात हो जाए, भले ही इनफॉर्मली सही, कि आप दुनिया के देश नंबर 1 बनिए, देश नंबर 2 बनने की गुंजाइश हमारी है, आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है, तो दोस्ती में साथ चलते हैं। कल इसके संकेत हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। आज चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।